अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको सेल के हम क्या मानते हैं? पावर हाउस मानते हैं। व्हाई? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां से ही हमारे क्या बनते हैं? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी। और इसके बॉन्ड्स के ब्रेक की वजह से एनर्जी निकलते हैं, और इसी एनर्जी को सेल यूज करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन। इस तरह के जितने भी जो डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, बाय ब्रेकिंग दिस एटीपी वहां से एनर्जी निकलता है। ठीक है। और इस एनर्जी का, एटीपी का जो सोर्स है एनर्जी का, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आइए सबसे पहला जो पॉइंट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेलिस। ठीक है। सेकंड, ये क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ये जो है फुल्ली डिपेंड नहीं होता है न्यूक्लियस के ऊपर, ये हाफली डिपेंडेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? दे हैव देयर ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स होते हैं। इसीलिए ये कुछ अमाउंट्स में मॉलिक्यूल्स का, लाइक प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं, अपने आप सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स के लिए सिंथेसिस के लिए वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वो न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है, इसके बाद वो वहां पे डिलीवर होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? सर्कुलर इन नेचर होता है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंस होता है। और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? 70S टाइप का होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये इसका जो फीचर्स है ठीक प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है वो सर्कुलर इन नेचर होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। और दूसरा, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होता है विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। वहां पे प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। देखो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एक थ्योरी ये कहता है कि सपोज यहाँ पे दो इस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल था अर्ली कंडीशंस में, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ लाइफ या ओरिजिन्स ऑफ लाइफ या इवोल्यूशन के टाइम पे। एक प्रोकैरियोटिक सेल ऑटोट्रोपिक था, दूसरा हेटेरोट्रोपिक था। ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद बना सकता है। कहां से? बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। हेटेरोट्रोपिक अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये हेटेरोट्रोपिक है। सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दूसरा सेल है। अब देखो ये तो एटीपी के जनरेशन कर सकता है, ये एटीपी के जनरेशन नहीं कर सकता, लेकिन ये अपने लिए ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर सकता है। अब ग्लूकोज से एनर्जी निकलने के लिए तो एटीपी की जरूरत है। तो उस टाइम पे ये एंटर हो गए इस सेल के अंदर। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्ली कंडीशंस में एक प्रोकैरियोटिक सेल था। अब वहां पे कंडीशन फेवरेबल नहीं था, इसीलिए एक दूसरे में क्या हुआ है? मर्ज हुआ है, एक दूसरे में एंटर हुआ है। अब ये यहाँ पे आराम से खाना यहाँ से लेंगे, ग्लूकोज यहाँ से लेंगे, इसका ब्रेक करने के बाद पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएगा, फिर वहां से एटीपी के जनरेशन करेगा। और इसी थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब हम उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है। इवोल्यूशन में माना जाता है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स आया। ठीक है। इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है, डीएनए सर्कुलर, राइबोसोम 70S टाइप का। और ये मेनली जो इसका जो फंक्शंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में इसका काम है। तो ये किस रेस्पिरेशन आप लोगों ने सुना होगा, दो किस्म के होते हैं, एक एनारोबिक दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। तो ये मेनली किसको परफॉर्म करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ फुट इन प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसी को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसका देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना के आपको शो करता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। देखो, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल, या इसका शेप सेल के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा क्या होते हैं? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड्स होते हैं। इसमें क्यों इस तरह से फोल्ड्स होते हैं? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटर, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसी तरह से ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। अब देखो इनमें डिफरेंस, यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं ये कम होते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इसका रीजन मैं आपको जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कम्प्लेक्स होता है जो मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होते हैं, जैसे कि कम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा वहां पे 6 कम्प्लेक्स भी होता है जिसको हम एटीपी सिंथेज कहते हैं, उसी की वजह से एटीपी का जनरेशन होता है। ठीक है, अब देखो जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं, मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। The space between the two membrane, that is outer and inner membrane, is called intermembranal space. और देखो यहाँ पे जो बीच में जो रीजन्स होते हैं इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंस होते हैं? इसका अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होते हैं, कुछ एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं, और इसके अलावा जितने भी ट्राई एसिड साइकिल में जितने भी एंजाइम यूज होते हैं वो सभी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एसेंशियल आयंस, वाटर एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होते हैं वो करीब करीब 0.0 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और इसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वो करीब करीब 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, या 4 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ पे इस तरह से इसका मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स है, आयंस है। डीएनए मॉलिक्यूल्स इस तरह से सर्कुलर इन नेचर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। और यहाँ पे 70S टाइप का क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके बाद देखो कि किस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। दो सेल विच इज एक्टिवली परफॉर्म्स द फिजिकल एक्टिविटीज। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सेल है वो ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को या फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स हैं हमेशा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। उन सेल में जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। क्यों? वहां पे एनर्जी के डिमांड ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शंस ऑफ द सेल या डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, and the shape of mitochondria is also changed according to the locations. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होते हैं क्योंकि ऑर्गेनेल से ऑर्गेनेल वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो वहां पे क्या होते हैं? इस तरह के एटीपी जनरेशन के लिए वहां पे उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनफोल्ड्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मेसोसोम्स कहते हैं।
That is all about the mitochondria. Next lecture we will discuss about the chloroplast. Thank you very much.